नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। अगले आधे घंटे में दो अहम खबरों की पड़ताल के साथ आपको दिखाएंगे आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। सीरिया में विद्रोहियों का कोहराम, हमा के बाद होम्स पर कब्जे की तैयारी। शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर कुर्द सेना का दीर अल ज़ोर पर नियंत्रण। स्थिति पर भारत की गहरी नजर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बीच भारत का बड़ा कदम। 9 दिसंबर को विदेश सचिव जाएंगे ढाका। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की बढ़ी मुश्किलें, उनकी ही पार्टी के लोग खिलाफ, बताया देश के लिए खतरा। यून सुल योल के खिलाफ महाभियोग पर कल होगी वोटिंग। रोमानिया की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर के नतीजों को किया रद्द। रूस पर धुर दक्षिणपंथी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार अभियान को प्रभावित करने का आरोप। और आइए सबसे पहले आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना के खिलाफ विद्रोहियों को लगातार सफलता मिल रही है। अलेप्पो के बाद हमा, और अब दावा किया जा रहा है कि विद्रोहियों ने होम्स पर कब्जा कर लिया है। हालांकि सीरिया ने इस खबर का खंडन किया है। विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए रूस और ईरान लगातार असद की सेना की पूरी मदद कर रहे हैं। सीरिया की स्थिति पर भारत की भी कड़ी नजर है। सीरिया में विद्रोही जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उससे राजधानी दमिश्क पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सवाल उठने लगा है कि असद का सबसे मजबूत किला माना जाने वाला ये शहर कितनी देर तक सुरक्षित है। गुरुवार को हमा पर कब्जे के बाद इस्लामिक समूह के लड़ाके दमिश्क की राह में पड़ने वाले होम्स पर हमला बोल दिया। विद्रोहियों को आते देख स्थानीय निवासियों, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का पलायन शुरू हो गया। यूएन के अनुसार मौजूदा लड़ाई की वजह से अब तक 2,80,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच सीरियाई सेना द्वारा होम्स को खाली किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि सीरिया के रक्षा मंत्री ने इसका पुरजोर खंडन किया है। जंग की निगरानी करने वाली एक संस्था ने सीरियाई सेना के साथ ईरान से जुड़े सलाहकारों को देर एज़ोर शहर से भी निकल जाने का दावा किया है। देर एज़ोर 2011 के बाद से ईरानी संस्थाओं और फौजी सलाहकारों का केंद्र रहा है। माना जा रहा है कि इन विद्रोहियों को तुर्की की मदद हासिल है। इसकी पुष्टि राष्ट्रपति अर्दवान के एक बयान से भी होती है, जिसमें उन्होंने बागियों के आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जताई है। उधर राष्ट्रपति असद ने सशस्त्र विद्रोहियों को कुचलने का संकल्प दोहराया है। वहीं उनके सहयोगी रूस और ईरान ने बिना शर्त मदद की पेशकश की है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ईरान सीरिया की मदद के लिए मिसाइल, ड्रोन और अधिक सलाहकार भेजेगा। सीरिया के ओर से दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके रात को होम्स पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह को पहले ही काफी कमजोर कर चुका है। उधर रूसी लड़ाकू विमानों ने भले ही हमले तेज किए हों, लेकिन विद्रोहियों को रोक पाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। रूस और ईरान दोनों अपने अपने मामले में उलझे हुए हैं। रूस यूक्रेन के साथ जंग में है, तो ईरान की इजराइल के साथ तनातनी कभी भी युद्ध का रूप ले सकती है। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि राष्ट्रपति असद इस बार सत्ता पर कितनी देर तक पकड़ बनाए रख पाते हैं। आइए अपने खास मेहमान के साथ हम इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें
1-800-313-1212. जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं सीरिया की स्थिति की। स्थिति काफ़ी वहाँ पर तनावपूर्ण है। जो विद्रोही हैं वो लगातार असद की सेना को पीछे धकेल रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। पंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि सीरिया की जो अभी स्थिति है, किस ओर ये स्थिति बढ़ रही है? देखिए, ये तो काफी नाजुक स्थिति बन रही है और असद जो है स्थिति इतनी प्रबल है कि हम मोड़ आया है जिस तरह से। सर, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है यहाँ पर। एक बार अपने सिस्टम को आप चेक करिए, अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए। तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम आपसे अभी फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभी हम अपने दर्शकों को बताएं कि सीरिया के जो हालात हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण हैं। जो बशर अल असद, जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, उनकी सेना को लगातार झटके पे झटका लग रहा है। जो बागी हैं, खासकर HTS के नेतृत्व में वहाँ पर जो बागी हैं, वो लगातार बशर अल असद की सेना को पीछे धकेल रहे हैं। इन बागियों का गढ़ इदलिब का इलाका हुआ करता था। इदलिब के बाद ये अलेप्पो पहुँचे, अलेप्पो को इन्होंने अपने कब्जे में किया। उसके बाद ये हमा शहर पहुँचे, वहाँ पर इन्होंने हमा शहर को अपने कब्जे में किया। और अब खबर ये आ रही है कि ये होम्स के नज़दीक पहुँच चुके हैं। और जो खबरें हैं वो तो ये हैं कि उसमें ये कहा जा रहा है, बागियों का दावा है, उनका ये कहना है कि वो होम्स पर कब्जा कर चुके हैं। हालांकि जो सीरिया है, जो सीरिया की सेना है, उसका कहना है कि अभी ऐसा नहीं है। सीरिया की सेना ने इस खबर का खंडन किया है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे अगर हम देखें तो जो होम्स है, होम्स से दमिश्क की दूरी बहुत कम है। हमारे साथ हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अपनी बात को आप जारी रखिए आगे। हाँ जी, देखिए, मैं कह रहा था कि जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि सीरिया में असद जो है उनका कब्जा पूरी तरह से बना हुआ है, लेकिन पिछले जो एकदम से विद्रोहियों ने जिस तरह से अलेप्पो कैप्चर किया, उसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पर जो एक उनकी स्थिति थी वो मजबूत होती जा रही है और तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि असद अगर गिरते हैं तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और खासकर मुझे लगता है जिसमें रूस और ईरान की थोड़े से हालात कमजोर हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, ईरान के खासकर, उसका फायदा जो ये हमारे ग्रुप से उन्होंने उठाया और उसके बाद उन्होंने असद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और जैसा आप अभी बता रहे थे कि रूस और ईरान दोनों ही अभी चाह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ मदद की जाए असद सरकार की, तो वो मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ा पेचीदा मसला बनता जा रहा है। और विद्रोहियों को जो ये स्पेस मिला है उसमें उन्होंने काफ़ी आगे बढ़कर कार्रवाई कर दी है और एक तरह से अपनी जो पकड़ है उसको इतनी मजबूती के साथ और इतनी जल्दी आगे बढ़ाया है कि मुझे लगता है जो असद सरकार है और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी समझने में वक्त लगा कि आखिर ये सपोर्ट आ कहां से रहा है।
तो अगर हम सीरिया की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर ठीक है कि जो असद की सेना है उसको सपोर्ट मिल रहा है, ईरान का, रूस का। रूस लगातार असद के समर्थन में वहाँ पर जो विद्रोही हैं उनके ऊपर बमबारी भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो सीरिया की स्थिति है 2011 के बाद जो स्थिति बनी है, उसके लिए असद खुद कितने जिम्मेदार हैं? देखिए, असद बहुत जिम्मेदार, बहुत उनको वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने जिस तरह से गवर्न करना चाहिए था, उनको जो मौका मिला था, जो वो गवर्नेंस दे सकते थे पिछले कुछ सालों में, वो नाकामयाब रहे। और उसी नाकामयाबी का ये एक तरह से नतीजा है कि जो विद्रोही हैं उनको ये स्पेस मिला कि जो वैक्यूम था गवर्नेंस का, उसका उन्होंने फायदा उठाया। अगर असद जो थे वो अपनी गवर्नेंस कर रहे होते ढंग के तरीके से, तो ये जो जिस स्पीड से, जिस स्केल और स्पीड के साथ विद्रोही आगे बढ़े हैं, वो नहीं हो पाता। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई सैनिक कार्रवाई होती है, उसमें लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो इसमें जो ये देखने को मिल रहा है कि असद के साथ तो कोई लोकल सपोर्ट है ही नहीं, वो तो ऐसे पिघल गई उनकी सेना जैसे कि वो वहां पर उसका कुछ काम ही नहीं था। तो वो मुझे लगता है अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि अगर ये एक तरह से बैलेंस बन भी गया, तो ये क्या अपने आप को ठहराव इसमें आएगा? क्या वहां पर स्टेबिलिटी आ पाएगी, या ये एक नासूर की तरह ये जो समस्या है आगे बढ़ती रहेगी और पूरे मिडिल ईस्ट में और ज्यादा परेशानी, जहां ऑलरेडी इतनी परेशानियां हैं, उसको और प्रखर तरीके से आगे बढ़ाती रहेगी? सर, एक सवाल और जानना चाहेंगे यहाँ पर। जैसे असद के साथ वहाँ पर रूस का समर्थन है, ईरान का समर्थन है, ईरान का जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, उसके लड़ाके भी वहाँ पर असद के समर्थन के लिए पहुँच चुके हैं। लेकिन हम दूसरे देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें या दूसरे पश्चिमी देशों की बात करें, इनकी क्या कुछ भूमिका वहाँ पर है? देखिए, पिछली बार जब इन्होंने बहुत वहाँ पर एक आगे काम का एक तरह से अपनी पश्चिमी देशों ने मदद करने की कोशिश करी थी विद्रोहियों की, उसके बाद उनको इतनी मुंह की खानी पड़ी थी कि पश्चिमी देशों ने उसके बाद से पीछे हट गए थे और एक ओवर्ट तरीके से वहाँ पर नहीं काम कर रहे थे। दूसरी तरफ जो सऊदी के समर्थक थे, उन्होंने वहाँ पर कोशिश करी काम, वो भी काफ़ी एक पूरे अपना शक्ति प्रदर्शन सऊदी ने भी किया वहाँ पर सीरिया में, और उनके समर्थक, उन्होंने काफ़ी समर्थन दिया विद्रोहियों को। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर एक वन साइडेड डेवलपमेंट्स हुए, उसके बाद पश्चिमी देशों ने पीछे हाथ हटा लिया। उनको ऐसा लगा कि कहीं पर असद की जो एक तरह से पीछे रूस और ईरान खड़े हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपनी पकड़ वहां पर बनाई उस समय, उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन की बात हो रही थी वो अलग रख दी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्रोही हैं उनके पास समर्थन कोवर्ट तो जरूर है, लेकिन स्पष्ट तौर पर ओवर्ट तरीके से अभी जो उन्होंने पिछले कुछ सालों से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उस पर वो चल रहे हैं। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है फिर हम देखेंगे कि किस तरह सऊदी और बाकी जो देश हैं जो ईरान की खिलाफत में खड़े हैं उस मिडिल ईस्ट में, और पश्चिमी देश, वो फिर एक बार इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि अभी की जो स्थिति वहाँ पर है, वहाँ पर HTS के नेतृत्व में न सिर्फ ये विद्रोही जो वहाँ पर लड़ रहे हैं, उसके अलावा जो कुर्द लड़ाके हैं वो भी असद की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुर्की, जिसके बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि वो विद्रोहियों का, कई सारे वहाँ पर विद्रोही हैं जिनका वो समर्थन करता है, कुर्दों का विरोध करता है। इसमें तुर्की कहता है कि आप बातचीत करो, बातचीत से इस मामले को सुलझाओ। लेकिन अंतिम सवाल ये आता है कि असद ने जिस तरह की वहाँ पर सिचुएशन बनाई है 2011 के बाद, जिस तरह से अपनी जनता को दबाया है, ऐसे में पॉलिटिकल सॉल्यूशन कितना ज़रूरी है सीरिया के लिए? देखिए, ये हमेशा से बात कही जा रही थी कि जब तक पॉलिटिकल गवर्नेंस और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क सीरिया के लिए नहीं आएगा, तब तक ये जो स्थिति है ये सिमर करती रहेगी। तो वो मुझे लगता है हमको वापस से देखने को मिल रही है कि हमने उस समय ये मान लिया, दुनिया ने ये मान लिया कि क्योंकि इतनी सारी समस्याएं दुनिया में फैली हुई थी, सीरिया में जब एक शक्ति प्रदर्शन हुआ और उसके बाद ऐसा लगा कि असद का दबदबा बना रहेगा, तो दुनिया ने वहां से मुंह फेर लिया। ऐसा माना जाने लगा कि क्योंकि ये एक टॉप डाउन अप्रोच जो असद का हमेशा से रहा है सीरिया में, वो अभी बना रहेगा, तो इसको क्यों छेड़ा जाए। लेकिन वहां पर हमेशा जो पिछले 2011 से जिसका आपने जिक्र किया, एक अंदरूनी जो ये
समस्या थी ये बनी हुई थी। और जिस तरह से उन्होंने डिक्टेटोरियल और अथॉरिटेरियन तरीके से सीरिया को संभाला है, वहाँ की माइनॉरिटीज़ को वॉइस नहीं दी है गवर्नेंस में, उसका ये नतीजा है कि विद्रोहियों को जिस तरह से एक स्पष्ट सपोर्ट जनता का नजर आ रहा है, उसमें अगर मान लीजिए कल को मिलिटरीली इसका कोई सोल्यूशन निकल भी जाता है तो वो भी बहुत क्षणिक होगा। उसमें भी आगे हमको यहाँ पर लगातार इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। और मुझे लगता है इसकी अगर हमको स्टेबिलिटी की तरफ सोचना है तो उसमें पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल गवर्नेंस के इश्यूज को सेंट्रल में रखकर ही बातचीत के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि दोनों साइड्स लड़ने को तैयार हैं और दोनों ही साइड्स ये सोच रही हैं कि किसको डिसाइसिव एडवांटेज बैटलफील्ड में मिले, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई बातचीत करने को तैयार भी होगा। ठीक है हर्षवर्धन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। अगली खबर की ओर हम अपने दर्शकों को लिए जा रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद दूसरी खबर हमारी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में दूसरी बार तालिबान का कब्जा होने के बाद ये माना जा रहा था कि तालिबान पहले की तरह महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेगा, लेकिन अफगानिस्तान से आ रही खबरें इसका समर्थन नहीं करती। अफगानिस्तान में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है और महिलाओं को पुरुषों के समान खड़े होने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर। ये विदाई के नहीं, बेरहमी से कत्ल हुए सपनों के बाद निकलने वाला आंसू है। इन बच्चियों की आकांक्षाओं का कातिल कोई और नहीं, इनके हुक्मरान तालिबान हैं, जिन्होंने पाषाण काल का एक और फरमान सुनाते हुए देश की सेहत का ख्याल रखने वाली छात्राओं के कदमों को घर की दहलीज पर ही बांध दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर बैन लगा दिया है। ये फैसला हाल ही में स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक में लिया गया। हालांकि मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बैठक के दौरान ही उन्हें कहा गया कि महिलाएं और लड़कियां अब इन संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है। फैसले के बाद काबुल में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रों को संस्थान में प्रवेश करने से रोक दिया गया। हालांकि महिलाओं और लड़कियों से जुड़े तालिबान के बेतुके फरमानों की भरमार है, लेकिन पहले से ही चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े पेशे की लड़कियों पर हमले का ये ताज़ा मामला है। शरीयत के नाम पर बच्चियों के सपनों का गला घोटने वाले इस तालिबानी फरमान से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। राहत की बात यह है कि इस बार इन लड़कियों को अफगानिस्तान के कुछ ऐसे लोगों का साथ मिला है जो रोल मॉडल के तौर पर देखे जाते हैं। तेज गेंदबाज राशिद खान और पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने तालिबानी फरमान का कड़ा विरोध किया है। राशिद खान ने एक्स पर लिखा कि वे इस फैसले से निराश हैं। कहा इसने न सिर्फ उनके भविष्य बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने पर व्यापक प्रभाव डाला है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए तालिबान से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत बच्चों को जन्म देने के दौरान हो जाती है। देश में पहले से ही मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। ये कदम विनाशकारी होगा। 2021 में सत्ता में आने के बाद से तालिबान ने महिलाओं से पहले नौकरियां छीनी, फिर पढ़ाई पर पाबंदी लगाई, उसके बाद प्रतिबंधों का ढेर सारा फरमान। अब लड़कियां सिर्फ 6ठी क्लास तक ही पढ़ाई कर सकती हैं। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पे। हर्षवर्धन जी, अगर हम 2021 में जाते हैं तो जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के वहाँ से निकली थी अमेरिकी सेनाएं, उस वक्त तालिबान ने वहाँ पर कब्जा जमाया था और तालिबान
उस वक्त जो भी मीडिया वहाँ पर था, तालिबान ये कहता था कि हम पहले की तरह जो हमारे राज था वहाँ पर अफगानिस्तान में, उस तरह का हम शासन नहीं करेंगे। और ख़ासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर तालिबान से लगातार उस वक्त सवाल पूछे जाते थे। उनका कहना था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं ये तो वाकई चिंता पैदा करती हैं। जी देखिए, ये तो एक तरह से भ्रम जो तालिबान ने फैलाया कि जो तालिबान का दूसरा अवतार होगा वो तालिबान के पहले अवतार से अलग होगा। और इसमें आपको याद होगा कि उसमें भारत ही एक ऐसा देश था जो दुनिया भर को आगाह कर रहा था कि ये नहीं होगा। और हमको जो उनकी मूल प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखकर ही अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। लेकिन उसको दरकिनार करके पश्चिमी देशों ने खासकर ये कोशिश करी कि वो मेन स्ट्रीम जो तालिबान है उसको मेन स्ट्रीम करें। और उस मेन स्ट्रीमिंग के चक्कर में जब क्योंकि अमेरिका को वहाँ से निकलना था और जल्दी निकलना था, एक ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने पेश किया दुनिया के सामने कि तालिबान बदल गया है, तालिबान की विचारधारा बदल गई है, नया तालिबान आएगा तो एक तरह से नए अफगानिस्तान को जन्म देगा। और हम देख रहे हैं जो भी हुआ है उसके बाद उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। तालिबान ने वही एक जो उनकी विचारधारा है वो बड़ी स्पष्ट है, उसमें महिलाओं के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कोई रोल उनको नहीं देखते हैं। और वो मार्जिनलाइज महिलाओं को, माइनॉरिटीज़ को करते आ रहे हैं। जो आपने जिसका जिक्र किया वो एक सबसे लेटेस्ट एक इसी का नमूना है। और मुझे नहीं लगता कि ये बदलने वाला भी है, क्योंकि एक तरह से कई ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान या तालिबान की जो सरकार है उसके साथ अब आगे कारोबार करने को भी तैयार नजर आ रहे हैं। तो तालिबान के पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने आप को बदले। भारत ने ज़रूर आवाज़ उठाई थी हर्षवर्धन जी, जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन अगर अभी के हालात की हम बात करें, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लगातार वहाँ से खबरें आती हैं, और फिलहाल जो ताज़ा खबर है वो नर्सिंग में महिलाओं को वहाँ पर रोक दिया गया है पढ़ाई करने से, नर्सिंग की पढ़ाई करने से। तो इस तरह की जो खबरें आती हैं, पहले तो जो पश्चिमी मीडिया था, पश्चिमी देश थे, वो अफ़गानिस्तान को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है पश्चिम के देशों को। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनके लिए एक अगर वो उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो और ज़्यादा समस्या बन जाएगी, क्योंकि फिर उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं इसके लिए। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बैंडविड्थ इस समय पश्चिमी देशों के पास है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बना पाए। तो अभी यही चलेगा कि यूएन से आपको सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट आ जाएगा या एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्टेटमेंट आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो असली दुनिया भर की ताकतें हैं वो इस पर क्या रवैया अपनाती हैं, वो ढुलमुली रहेगा। उसमें ना वो कोई बयान देंगे, ना वो ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से तालिबान को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो अपना तौर तरीका बदलें। क्योंकि मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि तालिबान अपना रूप, अपना चरित्र नहीं बदलना चाहते। वो ये मान रहे हैं कि क्यों उनकी वापसी इस कारण हुई है कि उन्होंने अपना चाल चरित्र नहीं बदला। जब वो लड़ाई भी कर रहे थे पश्चिमी देशों के साथ, तो वो अपनी आइडियोलॉजी पर अड़े हुए थे। उनका मानना है कि उनकी आइडियोलॉजी की जीत हुई है। तो अगर वो ऐसा मानते हैं तो क्यों बदलेंगे अपने आप को? उनको तो लग रहा है कि उनकी विचारधारा की लड़ाई थी, उसमें लड़ाई में उनकी जीत हुई है और अब उनको वो विचारधारा जो है वो पूरे देश में, अफगानिस्तान में अमल में लाना है उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से हमारा भी भ्रम है कि कहीं पर हम उसको बदल पाएंगे। जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है, एक बड़ी सोची समझी उनकी आइडियोलॉजिकल जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो महिलाओं का हो रहा है और माइनॉरिटीज का हो रहा है। और मुझे लगता है उसके बारे में दुनिया बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया को ऐसा लगता है कि और बड़ी उससे समस्याएं जो हैं वो मुंह बाएं खड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और अपना विशेष विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको छोड़ के जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करेंगे और वो अपने समकक्ष से मिलेंगे। इस यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी होंगी। इजरायली सेना का गाजा में सैन्य अभियान जारी है। एक बयान में आईडीएफ ने कहा कि उसने एक हवाई हमले में हमास के वरिष्ठ लड़ाके और कमांडर मजदी अकीलान, अहमद सुवाइडान और मामदो मेहना को मार गिराया है। कमाल अडवान अस्पताल के आसपास भी हवाई हमला किया गया है।
इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति ने चेतावनी दी है कि गाजा में कड़ाके की ठंड का मौसम जबरन विस्थापित परिवारों के लिए परिस्थितियों को कठिन बना रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अलेक्जेंडर खिनशेटिन को दक्षिणी कुस्क क्षेत्र का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया और कहा कि इस क्षेत्र में संकट प्रबंधन की आवश्यकता है। कुर्स्क में आंशिक रूप से यूक्रेनी बलों का कब्जा है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस पश्चिमी देशों द्वारा हार को रोकने के लिए सभी संभव उपाय करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका के साथ सहयोग के लिए तैयार है और ट्रंप के साथ किसी भी स्तर पर संबंध बनाने के सभी विकल्प खुले हैं। दक्षिण कोरिया की सत्ताधारी पार्टी पीपुल्स पावर पार्टी के नेता हान डोंग-हुन ने विश्वसनीय सबूतों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति योंग सुक योल की शक्तियों को शीघ्र निलंबित करने का आह्वान किया है और आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति योल ने मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा के बाद राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की थी। अगस्त 2023 से कई आरोपों में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की धमकी देते हुए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट में खान ने 5 सदस्यीय वार्ता टीम के गठन की भी घोषणा की, जो सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर बातचीत करेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता के बीच 2027 में अपने कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहने की बात कही। मैक्रों ने घोषणा की कि वो अपदस्थ प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के प्रयासों में कुछ दिनों के भीतर एक नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। रविवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले लोकतंत्र के समर्थन में रोमानियाई राजधानी बुखारेस्ट में हजारों लोगों ने गुरुवार देर रात रैली की। इन चुनावों में यूरोपीय संघ के एक धुर दक्षिणपंथी आलोचक को यूरोपीय समर्थक मध्यमार्गी उम्मीदवार से जीत मिल सकती है।